तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड 381 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे लू फेंग के 6000 सालों तक गायब रहने के कारण यहाँ पे सबने सोच लिया था कि लू फेंग मारा जा चुका है, और इसी कारण कई सारे फैमिलीज ने मिलकर लू फेंग के फैमिली को दबाना भी शुरू कर दिया था, जिनमें से एक जियांटा होता है जो कि सिर्फ एक एम्पर लेवल बीइंग होता है, लेकिन उसका जो मास्टर होता है वो असल में एक नाइट लेवल का बंदा होता है। इसी कारण उसमें इतना हिम्मत आ जाता है कि वो लू फैमिली को दबाने की कोशिश कर रहा होता है। तो चलो देखते हैं कि आखिर लू फेंग का रिएक्शन क्या होने वाला है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर 9 स्टार बेल लू फैमिली हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे ज्यूजिन पर्सनली यहाँ पे एक टीम ऑफ इनवॉइस जो कि लू फैमिली की तरफ से होती है उसको लेके आई हुई होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूसी फैमिली का जो निगोशिएटर होता है उसके साथ एक गोल्ड एंड जायंट वाला बंदा होता है। वो कहता है कि मिसेस लू, यहाँ पे लूसी फैमिली लॉर्ड लू फेंग को ग्रेटली रिस्पेक्ट करती है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ही लंबे अरसे से आप सबको बियर कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम लोग इतनी आसानी से बुली कर लिए जाएंगे। यहाँ पे ये फाइनल लाइन है, आप सबको कंपनसेट करना होगा और इसके बाद सब चीज सेटल हो जाएगा। तो जीजिन वहीं पे बैठी हुई होती है। यहाँ पे देखा जाए तो वो इसके लिए एग्री भी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक इंस्टेंट तक बुली करना ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ पे सबको लगा होता है कि लू फेंग फेल हो गया है, इसी कारण सब लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं। यहाँ पे वो मिस्टर लू जो कि ज्यूजिन होती है उस पर प्रेशर दबा रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पे ये नेगोशिएशन 7 दिनों तक लगातार चलता गया है, ये आखिरी दिन है। अगर यहाँ पे कोई भी रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो लू सिर्फ फैमिली को यहाँ पे करना। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता वहाँ का दरवाज़ा बहुत ही वायलेंटली खुलता है। उसे देखकर तो सभी के सभी बंदे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो नेगोशिएशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आखिर किसकी हिम्मत जो कि बीच में आके यहाँ पे खड़ा हो जाए। लेकिन वहाँ पे एक सिल्वर आर्मर बंदा अंदर आता है, जिसमें से कि फॉर्मलेस प्रेशर निकल रहा था, और उसकी प्रेशर से किसी की कॉन्शियसनेस भी बिखर सकती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे लूसी फैमिली के आए हुए होते हैं सभी के सभी फीके पड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि सामने शेर आ गया हो और आपकी तो यहाँ पे हालत खराब हो गई है। फिर वो सिल्वर आर्मर यूथ उन सब की तरफ देखकर बोलता है, लूसी फैमिली जियांटा एम्पर, उसे जाके ये बता दो कि अगर किसी ने भी मेरे फैमिली को बुली करने की कोशिश की, अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो यहाँ पे दिखाए, मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। उसको यहाँ पे बताऊँ यहाँ पे किसी भी बिना प्रॉपर आंसर के कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो उसके पूरे के पूरे लूसी फैमिली को ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये सुनकर तो पूरे के पूरे हॉल के बंदे शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे वो जियांट वाला बंदा जो कि एलिफेंट टाइप बंदा होता है वो कहता है कि हमारे लूसी फैमिली के हैं। अब इससे आगे वो कुछ और बोल पाता तो लू फेंग जोर से कहता है कि एक लो एम्पर तुम इसी बात पे घमंड कर रहे हो, याद रखो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर आंसर चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर उनके पास अच्छा रीजन नहीं हुआ तो तुम जानते हो कि आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये सुनकर तुम लूसी फैमिली होती है वो सभी शॉक हो जाती है और सब लोग चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बोल दूँ कि लूसी फैमिली और लू फेंग का फैमिली अलग है। लू से यहाँ पे आप लोग कॉमन मत समझ लेना। लू फेंग सबको ऑर्डर करता है, चिल्ला के कहता है कि सब लोग बाहर निकल जाओ, और जितने भी बंदे होते हैं वो लोग यहाँ से चुपचाप सर झुका के बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ तक कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। उन सबका जितना घमंड था वो एक ही साथ में चूर चूर हो जाता है। सीन चेंज कर हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज्यूजिन खड़ी होती है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से काँप रही होती है, क्योंकि वो अभी बहुत ही एक्साइटेड होती है और वो लू फेंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ ज्यूजिन की तरफ मुड़ता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ही मेहनत करी तो उसे गले से लगा लेता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ लू फेंग और ज्यूजिन बचे होते हैं, और वो ज्यूजिन रोने लगते हैं। कहता है कि तुम वापस आ गए, ये बहुत ही अच्छा हुआ। लू फेंग उसके चेहरे को रब करते हुए कहता है कि सब कुछ सही है, मैंने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि कोई भी हमारे फैमिली को बुली नहीं कर सकता है। मैंने यहाँ पे तुम्हारे 3
सारा मेल्स को देखा और मुझे बहुत ही दुख का महसूस हुआ। मैं यहाँ पे तुम्हारा ये दुख बयान नहीं कर सकता। वो उसे गले से लगा लेता है और अब फिर लूफेंग भी हार बढ़ता है और यहाँ पे पूरी तरह से साइलेंस होती है। वो दोनों एक दूसरे की गर्माहट को सुन पा रहे होते हैं, वो एक दूसरे के कष्ट को सह पा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे देखा था तो ज्यूजिन ने एक भी लफ्ज नहीं कहे होते हैं, लेकिन अपनी वाइफ को आर्म्स में गले से लगाते हुए वो उसके वार्मथ को फील कर पा रहे थे। उसकी सोच भी एक दूसरे से कनेक्ट है, ऐसा लग रहा था कि उसके सोल एक दूसरे से कनेक्ट है। और लूफेंग महसूस कर पा रहा था कि आखिर ज्यूजिन ने उसे कितना ही ज़्यादा मिस किया था और ज्यूजिन भी ये गिल्ट और पेन में रह रही थी। यहाँ पे वो लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही गले मिले हुए होते हैं और अब फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लूफेंग की तरफ देख कर कहती है, फैंग यहाँ पे चिंता मत करो, तुम समझे ना, मैं जानती हूँ कि तुम इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए गए हो और यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे कंट्रोल से भी बाहर हैं और ये वॉरियर का पाथ ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे तुम ट्राई करना कि किसी भी डेंजरस सीजन्स में मत एंटर कर जाना। तो लूफेंग कहता है कि मैं समझ गया और यहाँ पे वो समझ रहा था कि ज्यूजिन उसके लिए बहुत ही चिंतित थे और वो कहता है कि तुम जियांटा एम्पर और लुओसी फैमिली के बारे में क्या सोचती हो। तो ज्यूजिन कहती है लुओसी फैमिली, जिसके बाद वो कहती है कि जब यहाँ पे मेटल ब्लोन अप हुआ तो इसके कारण लुओसी फैमिली बहुत ही कॉर्टियस हो गई और उन्होंने ये सुना कि मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो यहाँ पे वो अपने कॉर्टेसी को लूज करना शुरू कर गए और वो और भी आगे बढ़ने लगे थे। और यहाँ पे वो कहती है कि जब तक तुम प्राइमे के सिटी लीडर के डिस्पल बने थे हमारे फैमिली की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, हम लोग हर जगह से बिजनेस करना शुरू कर दिए थे और यहाँ पर कोई भी इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाया कि हमें बुली कर सके। तो लूफेंग भी हामी करता है और वो जानता था कि जब वो प्राइमे के सिटी लीडर का डिस्पल बना था तो इसके कारण उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो लूफेंग के फैमिली को बुली कर सके, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आखिर लूफेंग के कैसे ट्रीट करना चाहिए। और अब फिर ज्यूजिन आगे कहती है कि यहाँ देखा जाए तो यूजियांग माउंटेन में कई सारे र्यूमर्स फैले हुए तुम्हारे मौत को लेके। जियांटा एम्पर यहाँ पे सच में सोच लिया था कि तुम मारे जा चुके हैं और जब उसने तुमसे कांटेक्ट किया और तुम नहीं हो पाए तो उसने अपना चेंज कर दिया माइंड, वो हमारे फैमिली को बुली करना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारी फैमिली को बुली करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि गानू यूनिवर्स की रॉयल फैमिली भी हमें इक्वल मानती है, वो भी हमें इज्जत से ट्रीट करती है। तो लूफेंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये सेंस मौजूद होता है। अब जियांटा ने सीक्रेटली अपने फैमिली को ये सब करने के लिए कहा होता है, यहाँ तक कि वो कॉशियस होता है। वो जानता था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, वो ये नहीं जानता था कि लूफेंग सच में मरा या फिर नहीं, लेकिन उसने मान लिया था। यहाँ पे वो कहता है कि वो मुझे फोर्स कर रहा है मुझे यहाँ पे शो करने के लिए और उसे लगता है कि चलो मैं उसे दिखाई देता हूँ कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ या फिर नहीं। यहाँ पे ज्यूजिन कहती है कि फैंग तुम्हारी जो करेंट पोजीशन है वो बहुत ही अलग है, यहाँ पे कई सारे वॉरियर्स है जो कि तुम पे नजरें गड़ाए फिरे हुए हैं और वो सभी तुम्हें मारना चाहते हैं और इसी कारण ये जैसे इंसिडेंट हुआ सभी के सभी रेस इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो लूफेंग कहता है कि यहाँ किसी बेनिफिट्स के अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कर सकता है, रिलैक्स करो, यहाँ पे ह्यूमन के टेरिटरी में ऐसा भी कोई भी चीज़ नहीं जो हमें परेशान कर सके। तो ज्यूजिन हामी भरती है, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर चिंतित होती है। जिसके बाद लूफेंग कहता है कि प्राइमरी के सिटी लीडर मुझे देख रहे हैं, मुझे उनसे बात करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे हमारे रियूनियन के लिए डिनर तैयार रखो। इसके बाद हमें सीन चेंज कर हाईएस्ट पीक ऑफ थंडर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्राइमरी के सिटी होता है और वहाँ चारों तरफ एनर्जी फैली हुई होती है और लूफेंग वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी आगे चलते चलते वो रुक जाता है और वो रिस्पेक्टफुली कहता है टीचर। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे गोल्ड ड्रॉप स्लिट हाउस बाहर निकलता है, जिसकी पावरफुल एनर्जी उसकी सांसें भी रोक दे रही थी और यहाँ पे उसकी पावर और भी ज़्यादा होती है। अब देखा जाए तो वो फील कर पा रहा था कि ये पूती से स्ट्रॉन्गर से लेकिन उस ग्रेट बीइंग से बहुत ही वीक है। अब दिखाया जाता है सिटी लीडर को लूफेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि फाइनली तुम रिटर्न हो गए हो और ये अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो, ऐसा लगता है कि तुम इन 6000 सालों में बहुत ही सफ़र किए हो। तो लूफेंग यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे
बहुत ही लंबे अरसे में बहुत ही ट्रबल में बीता हूँ क्या, और वो अपनी लाइफ और डेथ इनहेरिटेंस को याद करने लगते हैं जो सिटी लीडर लू फेंग को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और यहाँ पे वो देखकर पूरी तरह से स्टन हो जाते हैं जो वो लू फेंग में देखते हैं। अब देखा जाए तो वर्चुअल यूनिवर्स में जितनी बॉडीज होती है वो सभी सिमुलेटेड की हुई होती है और ये सब उसके कॉन्शियसनेस को एग्जामिन करने के बाद होते हैं। लेकिन सिटी लीडर वो तो बहुत ही पावरफुल है और पूरा का पूरा वर्चुअल यूनिवर्स ही उनके अंदर आता है और वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस वो तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, क्या तुमने कोई स्पेस लॉ में अपने रिकॉग्निशन को हासिल किया है। तो ये सुनकर तो लू फेंग भी स्टन हो जाता है जब वो रियलाइज करता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लू फेंग का मूसा क्लाइंसमैन का बॉडी वो अपनी टेलीपोर्टेशन को सीख गया होता है और वो स्पेस लॉ को रिकॉग्नाइज कर लिया होता है। यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग की जैसे ही कोई बंदा अपने किसी भी लॉ को रिकॉग्नाइज करता है उसके फॉरहेड पे एक मार्क बन जाता है जो कि नेचुरली रिकॉर्ड होता है। सिटी लीडर शॉक होते हुए कहते हैं कि जो तुम्हें रिकॉग्निशन मिला है वो एक हाई लेवल रिकॉग्नाइजेशन है क्या, और तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ तो सिटी लीडर भी शॉक होते हैं। अब बताया जाता है कि जितने भी लॉ को जो पहचाना जाता है उसके भी अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि गोल्ड लॉ जो कि अपने गोल्ड ब्लेड या फिर गोल्ड माउंटेन को दर्शाता है, इसमें कि कई सारे अलग अलग इम्प्रिंट्स होते हैं। और लू फेंग के माथे पे अभी टॉटेड स्टार्स बना हुआ था जो कि अपीयर हो रहा था, डिसअपीयर हो रहा था, जो कि हाईएस्ट ट्री रिकॉग्निशन को दर्शाता है, जो कि ऐसे ही अपीयर होता है जब कोई बंदा टेलीपोर्टेशन को सीख जाए। सिटी लीडर उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी जो लॉ ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है वो कैसी है। तो लू फेंग रिप्लाई करता है कि मेरी जो अभी लॉ ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है वो हेवनली ब्रिज के 20 लेवल पे है। टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ में देखा जाए तो लू फेंग अपनी लॉ कॉम्प्रिहेंशन से 20 लेवल को पास आउट कर सकता था। मेन थिंग ये था कि वो अभी ब्रिज गॉड प्रेजेंस पे रिलाई कर रहा होता है। उसकी ट्रू स्ट्रेंथ तो नॉनसेंस लर्न फ्रॉम स्पेस लॉ ये सभी बीच गॉड प्रेजेंस आती है। अब ये देखकर तो सिटी लीडर भी लू फेंग की तरफ देखने लगता है, कहते 20 लेवल तुम्हारी इंप्रूवमेंट तो सच में ह्यूज है, यहाँ तक कि वो टॉप लेवल ह्यूमैनिटी जीनियस केडी और सी हुआ के भी बराबर है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये मोस्टली लक के वजह से हुआ है। तो सिटी लीडर कहते हैं लक और इनकाउंटर्स ये सभी स्टंट के एक बात है, तुम यहाँ पे 6000 सालों से डिसअपीयर थे, यहाँ पे ड्रीमर्स भी आने लगे थे कि तुम मारे जा चुके हो, तो क्या तुमने यहाँ पे अपनी फैमिली से मिले, क्या तुम्हारी फैमिली को किसी ने ट्रबल में डालने की कोशिश की। तो लू फेंग कहता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी मोड़ी ट्रबल तो है लेकिन मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो सिटी लीडर कहते हैं कि ये पोजीशन तुम्हारी जो ह्यूमैनिटी में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि तुम्हें डिस्पर्स हो लेकिन तुम्हारी इम्प्रूवमेंट स्लो है और तुम अभी अपने स्टेटस को शो नहीं कर सकते हो, इसी कारण तुम पे जितने भी बंदे तुम्हें नीचा समझते हैं। और वो कहते हैं 6000 सालों में तुमने अभी तक अपने स्ट्रेंथ को शोकेस नहीं किया है। अब ये फाइनली मोमेंट आ गया है कि तुम्हें अपने ताकत को सभी लोगों को दर्शाना होगा। यहाँ पे तुम्हें सेक्टर लॉर्ड स्काई माउंटेन को अटेम्प्ट करना होगा। अगर तुम यहाँ पे सक्सीड हो तो तुम्हारे नाम और रेपुटेशन बहुत दूर दूर तक फैलेगी। जो बंदे तुमसे मिस करने की मतलब भिड़ने की कोशिश करते थे वो सभी डर जाएंगे, कोई भी तुमसे मिसअप करने की कोशिश नहीं करेगा और यहाँ पे कोई भी तुमको नीचा नहीं समझेगा। यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि स्काई माउंटेन को अटेम्प्ट करना। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग जानता था कि आखिर स्काई माउंटेन को अटेम्प्ट करना क्या होता है। अगर लू फेंग इस स्काई माउंटेन को अटेम्प्ट किया और वो पास हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो केडी और सी हुओ नाइट और बाकी सबके जैसे ही ट्रू लेवल पे आ गया, सेम लेवल जितना जीनियस बन चुका है। तो लू फेंग भी कहता है कि ठीक है मैं इसको जरूर करूँगा। इसके बाद सिटी लीडर उससे कहते हैं कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब पीछे हटना होल्ड इम्पॉर्टेंट है और कब आगे आना अपने स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करना इंपॉर्टेंट है। तुम ब्लेड रिवर एम्पायर हो, जैसे कि तुम्हारी जो ब्लेड रिवर एम्पायर है उसकी आइडेंटिटी अपने लू फेंग के आइडेंटिटी से अलग रखना, किसी को मत पता चलने देना कि तुम ही ब्लेड रिवर एम्पायर हो। और तुमने तो एक एम्पायर लिमिट को भी अपना गुलाम बना लिया है। अगर यहाँ पे दूसरे रेसेस के बंदे को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ही बड़े अमाउंट में तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो लू फेंग हामी भरता है और समझ जाता है। अब ये न्यूज़ जो होती है ब्लेड रिवर एम्पायर की और हेवी एलो के स्लेव होने की तो ये सब जगह फैल गई होती है। प्राइमरी केओस सिटी को भी इस बारे में पता चल गया होता है। यहाँ पे हमें सिटी लीडर को फिर से दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ब्लेड रिवर के लिए
लिए स्पेशल आइडेंटिटी बना लिया है और उसके लिए एक एम्पर लेवल का भी यूथ का आइडेंटिटी दे दिया है। उसमें कई सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है बिना किसी लूप होल के। और जब तुम सेक्टर और स्काई माउंटेन को पास कर दोगे तो यहाँ पे होंग अलायंस भी तुम्हारा वेलकम करेंगी और तुम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हारे लिए 2 स्लॉट्स होगी, एक तो तुम्हारे ब्लेड रिवर एम्पर के लिए, एक तो लू फेंग के लिए भी। अब लू फेंग भी कहता है थैंक यू टीचर। अब इसके बाद हमें सिटी लीडर को दिखाया जाता है जो कि उसके तरफ देखने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ माइंड न करूँ तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम यानसन एडमंड्स और बाकी सारे एम्प्रेस को इतनी आसानी से कैसे मार दे रहे थे। अब यहाँ पे वो उम्मीद कर रहे होते हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए सिटी लीडर की जो उम्र की तो उस लिहाज से सिटी लीडर ही जानते थे कि यहाँ पे कई सारे जीनियसेस हैं जो कि अपने स्पेशल इनहेरिटेंस और ट्रेजर इन सब को रिवील नहीं करते हैं क्योंकि सब लोग सेल्फिश होता है, क्योंकि वो अपने ट्रेजर को बाहर नहीं दिखाना चाहते हैं, वो उनके ट्रम्प कार्ड्स होते हैं। तो लू फेंग कहता है कि ये नेचुरली है कि मैं उस आर्मर को यूज़ कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग रिप्लाई करता है कि मैं नेचुरली उस यानसन आर्मर को यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये सुनकर सिटी लीडर इंस्टेंटली समझ जाते हैं यानसन रेस अर्थ रेस नेचुरली ये सब कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद वो आगे कहता है कि जब मैं आउटर रीजन्स के बाहर गया हुआ था तो वहाँ पे मैं सोल्जर आर्मर को यूज़ कर सकता था और बाद में मेरी जब स्ट्रेंथ बढ़ी तो मैं बेयरली जनरल आर्मर को यूज़ कर सकता था। और एक्चुअली देखा जाए तो सिटी लीडर आराम से आर्मी सिस्टम के मुताबिक लू फेंग को देख सकते थे कि लू फेंग ने एक ब्लैक आर्मर को पहना हुआ था और बाद में उसने ब्लैक आर्मर की जगह सिल्वर आर्मर को पहनना शुरू कर दिया था जो कि लू फेंग को ये सेकंड ब्लैक मेटल बोर्ड जो कि यान कॉन्टिनेंट से मिला था वहीं से मिला होता है। इसके बाद लू फेंग आगे कहता है कि यहाँ पे मैं अपने स्ट्रेंथ को भी ट्रेड कर पा रहा था जो कि जनरल आर्मर से आ रही थी और ये सिर्फ यानजी कॉन्टिनेंट की वजह से हुआ था। मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे 10 ब्लड रिवर क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब किया था और एक ब्लैक वॉरियर बन गया हूँ। और यहाँ पे कई सारे सीक्रेट्स और ट्रम्प कार्ड्स थे जो कि यहाँ पे छिपे रहने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ को रिवील तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ है जो मैं आपसे छुपा भी नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे लू फेंग की बातें सुनकर तो सिटी लीडर भी शौक हो जाते हैं कि क्या ब्लैक वॉरियर, और यहाँ पे लू फेंग की तरफ देखकर खुश होने लगते हैं। वो जानते थे कि ब्लैक वॉरियर का क्या मतलब है और यहाँ पे ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में एक ब्लैक वॉरियर लेजेंड की तरह माना जाता था। और ह्यूमैनिटी में देखा जाए तो ब्लैक वॉरियर की भी जो गिनती होती है वो बहुत ही कम होती है। लू फेंग ने इसको अच्छे से कंप्रीहेंड कर लिया होता है और इसी कारण सिटी लीडर इसके बारे में जान रहे होते हैं कि ब्लैक वॉरियर होना क्या कहलाता है। और सिटी लीडर जानते थे कि आखिर ब्लैक वॉरियर किसे कहा जाता है। और इसके बाद वो लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं और तीन ही शब्द कहते हैं गुड गुड गुड। और यहाँ पे लू फेंग के प्रति उनका जो एटीट्यूड होता है वो भी बढ़ जाता है और जितना ज़्यादा लू फेंग स्ट्रांग होता जाएगा सिटी लीडर लू फेंग के प्रति उतना ज़्यादा फेवर करेंगे। यहाँ पे वो हर एक चीज़ करेंगे ताकि वो अपने रेस को और भी आगे ले जाए, क्योंकि सिटी लीडर का जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत ही आगे का था। यहाँ पे लू फेंग शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फाइनली कई सारे मीटिंग्स के बाद प्राइमर के सिटी ने वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट और सीरियस थे, लेकिन अभी यहाँ पे लू फेंग के परफॉर्मेंस के कारण वो यहाँ पे उसे शाबाशी दे रहे थे। वहाँ पे सिटी लीडर का कॉम्प्लीमेंट सुन पाना भी ये बहुत ही मुश्किल भरा काम था। यहाँ पे उन्होंने तो 3 बार गुड बोला होता है जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अब लू फेंग सोचता है कि मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं सिर्फ एक ब्लैक वॉरियर बना हूँ और ब्लैक वॉरियर किसी के भी जेनेटिक्स को 10 टाइम ज़्यादा बढ़ा सकता है और मेरी फाउंडेशन को इसके कारण 10 टाइम ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है। और कहा जाए ये स्पेशल है लेकिन हमारे टीचर के लिए नहीं जो कि ऐसे लेवल ऑफ बीइंग है। और वो सोचने लगता है कि यहाँ पे और भी चीज़ें होंगी, क्या यहाँ पे ब्लैक वॉरियर बनना क्या सच में एक मीन होता है। तो यहाँ पे हमें सिटी लीडर को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देखकर उसका नाम बोलते हैं, जिसके बाद लू फेंग भी वहाँ पे झुक के टीचर कहता है और यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम जो ब्लैक वॉरियर बने हो इसका न्यूज़ किसी तक नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लंबे अरसे बाद ह्यूमैनिटी के पास अपना एक ब्लैक वॉरियर है और तुम्हारी जो टैलेंट है बी स्क्वाड पार्ट में वो भी बहुत आई है और साथ में तुम ब्लैक वॉरियर भी हो जो कि एब्सोल्यूट परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है और तुम्हारी लॉ कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ही हाई है और तुम किसी भी वक्त अपने आप को अनडाइंग में ब्रेक थ्रू कर
सकते हो, तो आखिर तुम किस वक्त प्रिपेयर हो अनडाइंग बनने में। तो लूफेंग कहता है कि मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ सीक्रेट रीजन को। तो पहले अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के लिए पहले यहाँ पे लूफेंग ने अपने मिशन को भी कंप्लीट करना था, क्योंकि उसे थर्ड मेटल बोर्ड को भी पाना होता है, क्योंकि वो उसे सेक्टर लॉ लेवल में पा सकता है। और बात रही अनडाइंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए, तो उसके बाद जो बीस्ट गॉड प्रेजेंस की थी वो हेवनली ब्रिज 20 लेवल पे आ चुकी थी, और इतने हाई लेवल के कारण लूफेंग जब चाहे उस वक्त ब्रेक थ्रू कर सकता था, और वो आराम से गोल्ड लॉ को पा सकता था, और वो आसानी से अपने आप को पावरफुल बना सकता था। लेकिन यहाँ पे लूफेंग ऐसा नहीं करना चाहता था, और वो कहता है कि यहाँ पे अभी तक मैंने अपने थर्ड क्लोन को पाया नहीं है, इसलिए मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर लूफेंग ने बिना थर्ड क्लोन को पाए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, तो उसका इंटरनल वर्ल्ड एक गॉड कंट्री बन जाएगा, जिसके बाद वो थर्ड क्लोन को नहीं बना पाएगा। क्योंकि अगर लूफेंग ब्रेक थ्रू करता है, वो अनडाइंग बीइंग बन जाता है, तो गोल्डन और बीस्ट भी अनडाइंग बीइंग बन जाएगा, जिसके कारण वो अपने थर्ड क्लोन को नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। वो कहता है कि आउटर रीजन्स भले ही डेंजरस हो, लेकिन फिर भी ये कंट्रोलेबल है, लेकिन सीक्रेट रीजन के जो डेंजर्स है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन सीक्रेट रीजन्स के जो डेंजर्स है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। काउंटराइजेशन में बहुत ज़्यादा खतरनाक डेंजरस इनकाउंटर्स होते रहते हैं, यहाँ तक कि जीलू डू जैसे बंदे भी वहाँ पे मारे जाते हैं, और अगर वहाँ पे गोल्डन और रेस भी चाहेंगे तो वो भी वहाँ पे मारे जाएंगे। और अब फिर इसके बाद ये सुनकर सिटी लीडर कहते हैं कि तुम्हारी लॉ कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही हाई है, अगर तुम यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना चाहोगे तो तुम ब्रेक थ्रू कर लेना। जब तुम अनडाइंग बीइंग बन जाओगे तो तुम्हारी जो सर्वाइवल की एबिलिटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और तुम आराम से आउटर रीजन सीक्रेट रीजन को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो लूफेंग कहता है कि मुझे अपने अभी थर्ड क्लोन को भी देखना है। तो ये सुनकर सिटी लीडर भी लूफेंग की तरफ देखने लगते हैं, और उन्हें याद आ गया था कि लूफेंग के पास तो गोल्डन और बीस्ट भी है, जिसमें कि 3 स्लॉट्स होते हैं क्लोन बनाने के लिए। सब लोग अपने हायर पोजीशन वॉरियर्स को बना सकते हैं। अब सिटी लीडर कहते हैं कि ट्रेजर ट्रॉब होंग अलायंस के पास कई सारे स्पेशल लाइफ फॉर्म्स और उसके रिमेन्स होंगे, तुम वहाँ पे देख सकते हो। तो लूफेंग कहता है कि मुझे सिर्फ एक सेक्टर लॉ लेवल का रिमेन्स की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे वो सभी इंडीड स्पेशल रिमेन्स होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो स्पेशल लाइफ फॉर्म्स हैं वो लगभग अनडाइंग लेवल के होते हैं, और बात रही सेक्टर लॉ लेवल की तो वहाँ पे बहुत ही कम है, और मोस्ट स्पेशल लाइफ फॉर्म वो नेचुरली अपने हाई इंटेलिजेंट और अपने ऑलमाइटी पावर के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पे ये सभी वीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे सीक्रेट रीजन में ही खोजना पड़ेगा। अब बता दूं कि यहाँ पे लूफेंग को अगर थर्ड क्लोन की जरूरत होगी, अब यहाँ पे देखा जाए तो लूफेंग के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम कॉर्प्सेस होते हैं जो कि सेक्टर लॉ लेवल में होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा पावरफुल ब्लड लाइन या फिर हायर होगा उसके लिए उतना ही ज़्यादा हार्ड होता है एक अनडाइंग बनने के लिए। लेकिन स्पेशल लाइफ फॉर्म्स ये अलग होते हैं, स्पेशल लाइफ फॉर्म्स उसके जो ब्लड लाइन होती है वो हायर होते हैं, वो और भी ज़्यादा हेवनली होती हैं। लेकिन देखा जाए तो उन्हें एक रेस कंसीडर करना उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो स्पेशल लाइफ फॉर्म्स होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं नंबर्स के मामले में। और वहाँ पे हो सकता है तो वो एक ही हो पूरे के पूरे यूनिवर्स में, जो कि कुछ ही मौजूद हो, जो कि 10s या फिर 100s के टाइम्स में हो। या फिर देखा जाए तो लूफेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है, और लूफेंग जानता था कि अगर उसके थर्ड क्लोन को लेना है तो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल क्लोन को लेना होगा। यहाँ पे लूफेंग इसके बारे में सोच रहे होते हैं। अब यहाँ पे सीडर लीडर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, सेक्टर और स्पेशल लाइफ फॉर्म्स वो ऑलमोस्ट सीक्रेट रीजन्स में छिपे हुए होते हैं, उन सबको पकड़ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और तुम्हारे क्लोन को प्रोडक्शन करने के लिए एक फेडर या फिर स्किल की ज़रूरत होती है, और तुम उसको ट्राई कर सकते हो। तो लूफेंग कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, और यहाँ पे जब तक मैं उसके कैप्चर नहीं कर लेता हूँ, अगर यहाँ तक कि मैं उसके एक फेदर या फिर स्किल को भी ले लेता हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो सिटी लीडर ऑर्डर कहते हैं कि याद रखना तुम्हें अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ करना होगा। तो लूफेंग कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो कहते हैं जाओ, और लूफेंग वहाँ से चला जाता है। अब फिर में सीन चेंज कर ट्रुयान पैलेस थंडर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग अपने साथ 2 वैल्यूएबल केसेस ऑफ वाइन को लेके सिटी ट्रुयान के पास जाता है। फिर ट्रुयान को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे आए क्यों नहीं। लूफेंग भी जोड़कर चिल्ला के कहता है
टीचर टीचर। अब लू फेंग वहाँ पे आता है, वहाँ पे कई सब लोगों से भी मिलता है। अब दिखाया जाता है कि वो प्लेस बहुत ही बड़ा होता है। लू फेंग वहाँ पे आ जाता है और ट्रुयन वहाँ पे आके बैठ जाता है। अब अभी लू फेंग के पास स्पीड, डाउनफॉल और 9 पीक वाइन होता है। लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि पहले के मर्तबा आपने मुझे कहा था कि यहाँ पे मैं जब आऊँ तो आपके लिए वाइन को भी ले आऊँ, और मैं यहाँ पे अभी आउटर रीजन्स को छोड़कर जाने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम नहीं था तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स से पहले वाइन लेकर आ गया हूँ। अगर देखा जाए तो रियलिटी में ज़्यादा चीप है। तो यहाँ पे ट्रुयन कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास तो एक अच्छा डिस्प्ले है। अब देखा जाए तो लू फेंग के पास जो वाइन होती है वो वर्थ 3 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होती है, और रियलिटी में देखा जाए तो वो वर्थ 300 मिलियन होती है। और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही ट्रैंक स्पीड डाउनफॉल को पी सकता हूँ, लेकिन देखा जाए कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे चुभता है। अब यहाँ पे वो दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ पे वो लोग पीने लगते हैं और कहते हैं चलो हम दोनों चीयर्स करते हैं, और दोनों शराब पीने लगते हैं, शराब नहीं वाइन कह लो, वाइन पीने लगते हैं। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि टीचर मैं यहाँ पे आपके लिए आउटर रीजन से एक ट्रू ट्रेजर को लेके आया हूँ। तो ये सुनकर ट्रुयन शॉक हो जाते हैं कि क्या ट्रू ट्रेजर। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग किस ट्रू ट्रेजर के बारे में बात कर रहा है। आप लोग गेस करके बताओ कि लू फेंग आखिर ट्रुयन को कौन सा ट्रेजर देने वाला है। मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।